अध्यक्ष जी, सरकार केवल कसाब को पकड़कर ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही है। ये केवल खोखले दावे हैं कि हमारी सरकार सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत कर रही है, जबकि भारत में आतंकी घटना का पर्दाफाश अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने किया। क्या यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? मेरी जानकारी के अनुसार ताज होटल की सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे, उनके ठहरने के लिए खाने पीने की समुचित व्यवस्था भी सरकार द्वारा नहीं की गई। तो ऐसे में सरकार देश की एकता व अखंडता व सुरक्षा के खोखले दावे प्रस्तुत कर देश की जनता को कब तक गुमराह करती रहेगी? माननीय अध्यक्ष जी, जैसे ही सरकार को संचार माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, हमने उसी समय कारगर कदम उठाते हुए उन सभी सुरक्षा कर्मियों को नजदीकी पुलिस स्टेशन में बैरक में रहने की व्यवस्था कर दी है। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही मैं पूरे सदन व देश को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि पहले भी हम सीमित संसाधनों के बावजूद सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत करते रहे हैं, वह आगे भी करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मैं विपक्ष व आम जनता के सहयोग की भी अपेक्षा रखती हूँ, ताकि भविष्य में आतंकवाद को रोकने के लिए हम सक्षम हो सके। प्रश्न संख्या 206। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से पूरे देश में अपने पांव पसार चुके स्वाइन फ्लू रोग के विषय में जानना चाहती हूँ कि देश में स्वाइन फ्लू के कितने केस दर्ज हुए हैं, इस रोग से कितने लोग मौत का ग्रास बन चुके हैं, इस रोग से निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं तथा दवाइयों के भंडार की ताजा स्थिति क्या है? स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने सारे आंकड़े मंगवा लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुल 12,735 के लगभग लोग स्वाइन फ्लू से संक्रमित हुए। इनमें से 570 के लगभग लोगों की स्वाइन फ्लू से मृत्यु हुई। काफी रोगी इलाज करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं और शेष रोगियों का इलाज चल रहा है। अध्यक्ष जी, सरकार ने इस भयानक रोग से निपटने के हर संभव प्रयास किए हैं। हमने हर जिला स्तर पर इस रोग की जांच के लिए केंद्र स्थापित किए हैं तथा दूसरे देशों से आने वाले सभी लोगों की जांच करवाने की व्यवस्था की है। अध्यक्ष जी, हमने जनसंचार माध्यमों के उपयोग व मीडिया के सहयोग से इस रोग के बारे में आवश्यक जानकारी व सावधानियों के बारे में जनता को अवगत करवाया है। हमने इस रोग से फैली अफवाहों व भ्रांतियों को भी दूर करने का प्रयास किया है। अध्यक्ष जी, हमारे पास इस रोग से लड़ने के लिए पर्याप्त दवाइयों का भंडार व वितरण व्यवस्था उपलब्ध है। मैं पूरे राष्ट्र को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि इस रोग को फैलने नहीं दिया जाएगा। हम इसके उन्मूलन के लिए कृत संकल्प हैं। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के दावे कितने खोखले हैं, ये इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि मेरे गृह प्रदेश हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से लगातार स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार अपनी व्यवस्थाओं से संतुष्ट है या नहीं, तो क्या इस भयानक रोग को रोकने के लिए और प्रयास किए जाएंगे? अध्यक्ष जी, हरियाणा में लगातार स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, इसे मैं स्वीकार करती हूँ, परंतु सदन को ये बात समझनी चाहिए कि इस प्रकार के भयंकर रोग का उन्मूलन इतनी जल्दी नहीं हो सकता। अध्यक्ष जी, हमारे प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। हम कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस अभियान में जोड़ने का विचार कर रहे हैं, ताकि हमारे प्रयास सही दिशा में तेजी से कामयाब हो।
माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न मेरे संसदीय क्षेत्र श्री कृष्ण की कर्म भूमि कुरुक्षेत्र से संबंधित है। कुरुक्षेत्र इस राष्ट्र के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विश्व विख्यात है। यहाँ देश से ही नहीं अपितु पूरे विश्व से लोग भ्रमण के लिए आते हैं। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ से गुजरने वाली सैकड़ों रेलगाड़ियों में से मात्र 9 का ठहराव होता है। इसके अतिरिक्त वर्षों से यमुनानगर से पटियाला वाया कुरुक्षेत्र रेल मार्ग की मांग जनता द्वारा व संसद में उठाई जा रही है। अध्यक्षा जी, कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन की स्थिति भी इसकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस दिशा में कुछ सार्थक कदम उठाने जा रही हैं, जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों व पर्यटकों की असुविधा का अंत हो। रेल मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूँ। मैं सैद्धांतिक रूप से इस मांग का समर्थन भी करती हूँ। हमने अपने बजट में अनेक कल्याणकारी योजनाओं को स्थान दिया है। मैं इस विषय पर रेलवे के अधिकारियों से विचार विमर्श करके इसके मार्ग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करूंगी। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहती हूं कि उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और आने वाले बजट में सदस्य की सभी आपत्तियों को दूर किया जाएगा। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार हर क्षेत्र में उत्तम रेल सेवाएं देने के लिए कटिबद्ध है। माननीय सदस्यगण, मुझे घोषणा करनी है कि आज हमारे मध्य महामहिम राष्ट्रपति जी के माननीय अतिथि उपस्थित हैं। मुझे सदन से उनका परिचय करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे मध्य हैं श्रीमती हिलेरी क्लिंटन, माननीय विदेश मंत्री अमेरिका। श्रीमती फिलिप्स, सदस्य संसदीय प्रतिनिधि मंडल दक्षिण अफ्रीका। यह एक उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधि मंडल है जो 22 जनवरी 2010 को यहाँ पहुँचा है और आज यहाँ हमारे मध्य विशेष कक्ष में विराजमान है। अब शून्यकाल आरंभ होता है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी अभी मुझे विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बस भयंकर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें 6 यात्रियों की मृत्यु व 30 के लगभग यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार दुर्घटना के 2 घंटे गुजर जाने के बाद भी कोई उच्च अधिकारी या सरकार का नुमाइंदा घटना स्थल पर नहीं पहुंचा है। यह अति दुर्भाग्य का विषय है कि इतने रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के प्रति सरकार का रवैया संवेदनहीनता प्रकट करने वाला रहा। मेरा प्रश्न है, क्या इस प्रकार की दुर्घटना के पश्चात उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए यह सरकार को राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता महसूस करती है, ताकि भविष्य में इस प्रकार के अधिकारियों को कठोर सजा मिल सके और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है। अभी अभी माननीय सदस्य के बताने के पश्चात मैं संबंधित अधिकारियों से जानकारी एकत्रित करवाकर सदन को अवगत करवाने का आश्वासन देती हूँ। यदि इस घटना में किसी अधिकारी की लापरवाही पाई जाएगी तो सरकार उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने में संकोच नहीं करेगी। जहाँ तक सैद्धांतिक रूप से सरकार की नीतियों का सवाल है, तो हम इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति अति संवेदनशील व गंभीर हैं। हमारा मानना है कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति द्रुत व प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता होती है। हमने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जहां तक राष्ट्रीय नीति का सवाल है, तो हम विपक्ष के साथ विचार विमर्श करके इस प्रकार की नीति का निर्माण करने के लिए मुक्त हृदय से तैयार है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस घटना के प्रति सरकार की ओर से दुख व संवेदना प्रकट करती हूँ तथा
अध्यक्षा जी, सरकार ने देश की सभी शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग को रोकने के लिए एंटी रैगिंग कानून। लेकिन अध्यक्षा जी, मुझे अभी पता चला है कि दिल्ली के सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में छात्रों की रैगिंग की गई और अध्यक्षा जी, उन छात्रों में से एक छात्र मानसिक रूप से इतना परेशान हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। अध्यक्ष महोदय जी, यह दिल्ली के ही कॉलेज की बात नहीं रही, अब तो पूरे देश के कोने कोने से ऐसी खबरें आ रही हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि यह कानून लागू नहीं किया गया। हाँ, यदि लागू किया भी गया है तो अध्यक्षा जी, सरकार सख्ती से पेश क्यों नहीं आ रही है? अध्यक्ष महोदय जी, अगर ऐसा ही होता रहा तो पूरे देश में प्रतिभाशाली छात्रों का अभाव हो जाएगा। और अध्यक्षा जी, उन माता पिता का क्या हाल होगा जिनके साथ यह घटना घटी है? इसलिए महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूँ कि सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं। माननीय अध्यक्षा जी, जैसा कि अभी सदन में माननीय सांसद महोदय ने जिस घटना को बताया है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो मैं सरकार की तरफ से दुख प्रकट करती हूँ। माननीय अध्यक्षा जी, हम जानते हैं कि रैगिंग एक कानूनी अपराध है, वह एक सामाजिक बुराई भी है, अतः एंटी रैगिंग कानून को सख्ती से लागू किया गया है और सरकार इस घटना के बारे में पूरी तरह से जागरूक है। माननीय अध्यक्षा जी, जो भी विद्यार्थी इस घटना में संलिप्त पाया गया, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा सरकार इस घटना की पूरी जानकारी प्राप्त करके शीघ्र ही सदन में तथ्य प्रस्तुत करेगी। कार्यसूची में अगला विषय ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का है। अब श्री मेहताब सिंह विपक्षी नेता मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मैं कृषि संबंधी प्रश्नों को लेकर आप सभी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। मुझे प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाए। अनुमति है। माननीय अध्यक्षा जी, मैं कृषि संबंधी प्रश्नों को लेकर आप सभी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। हमारे देश की 80% जनता जो कि कृषि पर निर्भर करती है, आज देश का किसान गरीब होता जा रहा है। हमारी खेती बाड़ी आज प्रकृति पर निर्भर करती है, परंतु भूकंप, बाढ़, अकाल और बीमारी आदियों के कारण किसान आज लाचार व असहाय है। आज उद्योगों से बनने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं और किसानों को उनकी फसल का केवल निर्धारित समर्थन मूल्य मिलता है। फसल आने पर व्यापारी मिट्टी के भाव किसानों से फसल खरीदता है और बाद में उसे सोने के भाव बेचता है। कपास, जिसका पिछले साल बाजारी मूल्य 2700 प्रति क्विंटल से भी अधिक था, आज उसका बाजारी मूल्य 2000 प्रति क्विंटल पर आ गया है। किसानों से व्यापारी आलू 2 रुपए किलो खरीद कर मार्केट